बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन मेटाबॉलिज्म इन क्लोरोप्लास्ट। तो हम क्लोरोप्लास्ट का जो मेटाबॉलिज्म है वो जो हम सारा क्लोरोप्लास्ट का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें कार्बन फिक्सेशन किस तरह से हो रही है। उसके अलावा इसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं जो क्लोरोप्लास्ट मेटाबॉलिज्म में वो कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कार्बन मेटाबॉलिज्म कैसे हो रही है, कार्बन की फिक्सेशन कैसे हो रही है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन सब का रोल जो है वो कार्बन मेटाबॉलिज्म में किस तरह हो रहा है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें हम जो है अब कार्बन की बात कर रहे हैं, तो हम उस कार्बोहाइड्रेट को ही अब हम देख रहे हैं कि उसका प्लांट में क्या रोल है। ठीक है, तो हम उसका रोल जो है अब प्लांट में देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज मोर कम्प्लेक्स इन प्लांट सेल्स दैन इन एनिमल सेल्स और इन नॉन फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम कार्बन मेटाबॉलिज्म की बात करें कि ये कार्बन मेटाबॉलिज्म जो है वो प्लांट सेल में ज़्यादा कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स और नॉन फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो प्लांट सेल्स में अब पढ़ेंगे ये ज़रा कम्प्लेक्स होगा। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड एज टू मेजर डिवीजन्स ऑफ कार्बन मेटाबॉलिज्म। तो ये जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है ये कार्बन मेटाबॉलिज्म की दो मेजर डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, द CO2 enters the leaf and reduced through the utilization of NADPH and ATP produced by electron transport chain। तो CO2 जो है वो लीफ में एंटर हो रहा है एंड देन इट रिड्यूस्ड थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ NADPH एंड ATP। ठीक है, वो जब एंटर होता है लीफ में तो वो NADPH और ATP प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए। ठीक है, तो स्टोमेटल मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ये एक्सटर्नल ये सेंसिटिव मूवमेंट हो रही है और हम कह रहे हैं कि ये सेंसिटिव मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, उसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। ठीक है, तो ये जब हम कार्बन मेटाबॉलिज्म क्लोरोप्लास्ट में जो पढ़ रहे हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है और इंटरनल इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट, तो ये दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में अकर होती है, वेयर एज सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द साइटोप्लाज्म। तो ये मेन डिफरेंस आपने याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस रिड्यूस कार्बन एंड स्टोर इट एज शुगर्स एज स्टार्च। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये रिड्यूस कार्बन, synthesize glucose and store it in the form of this starch and then it export it to mitochondria and oxidize to satisfy the energy and carbon needs of the cell through respiration। ठीक है, तो वो जो एनर्जी स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, जो शुगर शुगर जो है वो स्टोर हो रही है स्टार्च की फॉर्म में, फिर वो क्या होता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सपोर्ट हो जाती है। ठीक है, और वो क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिंथेसाइज कर रहा है उसको, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को, फिर वो स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में, फिर वो आगे एक्सपोर्ट हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ जाके फिर ये ऑक्सीडाइज्ड होती है, फिर उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट जो रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस हैं उनके लिए। अभी कुछ इंटर रिलेटेड वेरिएशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन, कुछ वेरिएशंस हैं जो कि हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हायर प्लांट्स पे हम देख लेते हैं कि किस तरह डिपेंड कर फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट्स की बात करें कि उसमें किस तरह डिपेंड करती है। तो लीफ गैस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटल पोर्स। अब आपने जो है स्ट्रक्चर देखा होगा प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें कुछ स्टोमेटल पोर्स मौजूद होते हैं। तो वो जो स्टोमेटल पोर्स है वहाँ पे गैस एक्सचेंज का काम हो रहा होता है, स्टोमेटल पोर्स पे गैस एक्सचेंज का काम होता है। नॉर्मल प्लांट्स में अगर देखें, ठीक है, नॉर्मल प्लांट्स में अगर देखें तो स्टोमेटा जो है वो दिन के टाइम ओपन है और रात के टाइम वो बंद होते हैं। नॉर्मल प्लांट्स में अगर देखें तो ये स्टोमेटा रात के टाइम बंद होते हैं और दिन के टाइम ओपन होते हैं। फोटो रेस्पिरेशन एंड हाउ लिमिटेशंस आर इम्पोज्ड ऑन कार्बन एसिमिलेशन। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो फोटो रेस्पिरेशन है, ठीक है,
उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि वो कौन सी लिमिटेशंस हैं जो कि कार्बन एसिमिलेशन जो है उस पर इम्पोज हो रही होती हैं। तो हम उन लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी रुकावटें हैं जो कार्बन एसिमिलेशन पर आती हैं। कार्बन एसिमिलेशन भी अभी हम देखते हैं कि वो क्या है। अगर फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे लेक्चर में फोटो रेस्पिरेशन जो है हम इसी को डिस्कस करेंगे। मेन फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं, C2 रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इट्स आल्सो नोन एज C2 रेस्पिरेशन, ठीक है। C2 रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज द फोटो रेस्पिरेशन। उसके अलावा जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। वो ये नहीं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, एक वेस्ट होता है। अपनी एनर्जी को गलत तरीके से जैसे आप इस्तेमाल कर लें तो वो गलत तरीके से जब इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि रुबिस्को जो एंजाइम होता है वो हम कहते हैं रुबिस्को क्या करता है कि वो एक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ एज़ कम्पेयर टू CO2, ठीक है। मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट कर लेता है। जैसे कि अगर उसको कंपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो रुबिस्को केल्विन साइकिल जो है उसमें CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, CO2 के साथ एक्ट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ एक्ट करेगा रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मदद से क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा प्लांट्स को, जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइट को यूज़ कर रहे हैं अपने काम करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए लाइट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये सारा हम फोटो रेस्पिरेशन को ही डिस्कस करेंगे। हमारा मेन जो हम इस डिस्कस कर रहे हैं, मेन जो हमारा पॉइंट है वो है फोटो रेस्पिरेशन। Green plants contain in their chloroplast unique enzymatic machinery that catalyze the conversion of CO2 to simple organic compounds, a process called CO2 assimilation. अब CO2 assimilation क्या है कि ग्रीन प्लांट जो है क्लोरोप्लास्ट में हम कहते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन प्लांट्स नहीं होते, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनमें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, हैव यूनिक इंजामेटिक मशीनरी। उनमें बहुत यूनिक मशीनरी होती है जो कि क्या करती है, कन्वर्जन करती है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो उसको कन्वर्ट कर देती है। और इस कन्वर्जन को कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसी और फॉर्म में हम तब्दील कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कार्बन डाइऑक्साइड असिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्तलिफ एंजाइम्स की मदद से मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, रिड्यूस करना है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड असिमिलेशन है। दिस प्रोसेस हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और कार्बन फिक्सेशन। अब इस प्रोसेस को कार्बन डाइऑक्साइड असिमिलेशन को हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी बोलते हैं और कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज असिमिलेटेड वाया साइक्लिक पाथवे, इट्स की इंटरमीडिएट्स कॉन्स्टेंटली रीजनरेटेड। अब यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम असिमिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ साइक्लिक पाथवे से हम उनको देखेंगे, ठीक है, कि वो किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो असिमिलेट होगी और किस तरह वो दोबारा रीजनरेट होगी। तो हमने देखना कि वो किस तरह जो है वो रीजनरेट होगी और किस तरह से वो असिमिलेट होगी। द पाथवे वाज एलुसिडेटेड इन द अर्ली 1950s बाय मेल्विन कैल्विन। अब एलुसिडेटेड क्या है कि इस पाथवे को किसने डिस्कवर किया था, किसने इसके बारे में बताया था, तो वो अर्ली 1950s में मेल्विन कैल्विन ने, एंड्रयू बेंसिन एंड जेम्स ए बेशम, एंड इट्स ऑफन कॉल्ड द कैल्विन साइकिल। अब इसमें मेन जो काम शुरू हो रहा होता है वो हो रहा है कैल्विन साइकिल से, ठीक है। अब कैल्विन साइकिल जो पाथ पे है वो 1950s में इन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। और इस कैल्विन साइकिल को क्या इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। कैल्विन साइकिल और हम अपने साइक्लिक जो पाथवे हैं हमारे मेन जो कार्बन मेटाबॉलिज्म में जो मेन पाथवे, उससे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं, आपको क्लोरोप्लास्ट का भी आइडिया हो, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट हम कहते हैं द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, वो एक फोटोसिंथेसिस की साइट है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, ठीक है। तो इन फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक फॉर्म है किसकी, प्लास्टिड्स की। प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें हम प्लास्टिड्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो प्लास्टिड्स की तीन जो है टाइप्स होती हैं, तीन फॉर्म्स होती हैं। एक जो है ल्यूकोप्लास्ट होती है, दूसरी क्रोमोप्लास्ट होती है और तीसरी जो है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। तो जो सबसे मेन
जो इसकी फॉर्म है प्लास्टिड की वो क्लोरोप्लास्ट होती है। तो क्लोरोप्लास्ट से पहले प्लास्टिड में ये काम जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट को हमने कह दिया कि ये फोटोसिंथेटिक साइट है, और प्लांट जो है वो अपनी खुराक जो है वो कहाँ पे बनाते हैं, वो इन क्लोरोप्लास्ट पे बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको इसलिए फोटोसिंथेटिक साइट कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट्स है वो अपनी फूड को सिंथेसाइज करते हैं। उसके अलावा ये एक ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट जो है हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट बिकॉज इन ग्रीन प्लास्ट अ क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रीन स्टेम्स हैव क्लोरोप्लास्ट। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, एक प्लांट है उसके ग्रीन, मोस्टली पूरे ग्रीन प्लांट भी कुछ होते हैं, उनकी स्टेम भी ग्रीन होती है, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। उसके अलावा उनके लीव्स जो है उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। लीव्स जो है उनकी मेजर साइट है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट आर मेनली फाउंड इन द सेल्स ऑफ मेसोफिल, ठीक है। तो अब हम लीव की अगर बात करते हैं तो उसके सेल में जो है हम कहते हैं लीव में क्या है, लीव में मीजोफिल मौजूद होते हैं। तो उन मीजोफिल्स में हम कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। और मीजोफिल कहाँ पे मौजूद हैं, वो लीव में मौजूद हैं। तो टिश्यू इन द इंटीरियर ऑफ लीव इज कॉल्ड मीजोफिल, ठीक है। तो जितने भी, अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा से पढ़ लेते हैं, कितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट पे हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती है। अब उनको हम क्यों कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्योंकि उन ग्रीन पत्तों में क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है, और वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है ना, वो ग्रीन कलर जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और उस ग्रीन कलर के रिफ्लेक्ट करने से हमें पता चलता है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। उसके अलावा अगर लीफ की बात करें, पत्तों की बात करें, तो उसमें नॉर्मल रेंज 10 से लेके 100 तक है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की 10 से 100 होती है, लेकिन मोस्टली 30 to 40 क्लोरोप्लास्ट जो है एक लीफ सेल में मौजूद है। एक लीफ सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं, 30 to 40, यानी कि 30 से 40 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया है कि प्लांट्स के जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि CO2 एंटर लीफ एंड O2 एग्जिट थ्रू माइक्रोस्कोपिक पोर कॉल्ड स्टोमेटा। ये भी मैं भी आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये ज़रा बता देती हूँ, उसके बाद हम डायग्राम को देखते हैं, ताकि आपको पता हो ना कि डायग्राम से पहले हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है, बातें हमने सुनी हुई हैं। डायग्राम को देख के आपको ये ना लगे कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो CO2 जो है वो क्या होती है, एंटर होती है लीफ में। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो एग्जिट होती है माइक्रोस्कोपिक पोर से। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ वो पोर मौजूद होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीफ में दाखिल हो रही है और ऑक्सीजन जो एग्जिट हो रही है, और उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। उसके अलावा जो वाटर है वो भी अब्जॉर्ब होता है प्लांट में। जाहिर सी बात, एक प्लांट है वो पानी के बगैर तो काम नहीं कर रहा, तो H2O जो है वो अब्जॉर्ब होता है किसके ज़रिए, जड़ों के ज़रिए, रूट्स जिसको हम कहते हैं, एंड डिलीवर टू लीव्स इन द वेन्स जाइलम। अब जो पानी है, ठीक है, वो उस जड़ों से एब्जॉर्ब होता है, फिर वो जड़ों से उसके पत्तों में डिलीवर होता है। वो पत्तों में जो डिलीवर होता है वो किसके ज़रिए होता है, वो वेन्स होती हैं उसमें, उन वेन्स के ज़रिए होता है, और उन वेन्स को हम जाइलम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब ये सारा पानी उस पूरे पत्तों को, लीफ को पहुंच जाता है, तो कुछ शुगर जो हम कह रहे हैं, शुगर बनती है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है क्लोरोप्लास्ट में, शुगर जो है वो सिंथेसाइज होती है। तो जब वो शुगर बन जाती है, तो अब जाहिर सी बात है उस पत्तों से हमने उस पूरे प्लांट को भी देनी है ना। जो नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग है, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स हैं, तो उनको भी तो अब हमने जाहिर सी बात है शुगर देनी है। अगर उनको शुगर नहीं मिलेगी तो वो कैसे जो है पौधा फले फूलेगा। तो शुगर विच सिंथेसाइज इन लीव्स आल्सो एक्सपोर्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स थ्रू फ्लोएम। तो हम इसको वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को। तो जाइलम जो है वो जो है रूट से जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे प्लांट में, जबकि शुगर जो खुराक होती है, जो भी आपकी फूड हो, जिस तरह हम अपनी बात करते हैं तो फूड जो है वो डिलीवर होती है हमारी पूरी बॉडी में, इसी तरह प्लांट में भी जो फूड डिलीवर होती है वो किसके ज़रिए होती है, वो फ्लोएम के ज़रिए होती है। द रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट आउटसाइड द थाइलाकॉइड इज स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमा कंटेन्ड वाटर सॉल्युबल एंजाइम्स। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट के रीजन है, उसमें हम कह रहे हैं कि आउटसाइड द थाइलाकॉइड, उस थाइलाकॉइड के बाहर का जो हिस्सा है वो स्ट्रोमा कहलाता है, और उस स्ट्रोमा में वाटर सॉल्युबल एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है।
अब वो जो थाइलाकॉइड है वो क्या है? द स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकॉइड्स आर नोन एज द ग्रेना लैमिला एंड द एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन्स इन विच स्टैकिंग इज एब्सेंट आर कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमिला। अब स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स जो है थाइलाकॉइड की उसको हम कहते हैं कि वो ग्रेना लैमिलाए है, एंड एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? जहाँ पर स्टैकिंग मौजूद नहीं है, स्टैकिंग एब्सेंट है, उसको हम स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं। तो इसमें आपने ग्रेना और जस्ट स्ट्रोमा का नाम सुना होगा, तब आप सोच रहे होंगे कि ये लैमिला कहाँ से आ गया। तो लैमिला जो होता है ना, शीट लाइक मेम्ब्रेन मौजूद होती है क्लोरोप्लास्ट में, अ शीट लाइक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट रीजन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब थाइलाकॉइड है, जाहिर सी बात है, जिसको हम ग्रेना कह रहे हैं, उस कलेक्टिवली उसको हम ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। तो वो जब उस आउटसाइड जो उसका पोर्शन है, वो जो एक जाहिर सी बात है कि मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन के अंदर ही वो कुछ जो है वो ल्यूमन मौजूद है, थाइलाकॉइड ल्यूमन मौजूद होता है, तो उस मेम्ब्रेन को हम लैमिला बोलते हैं। और वो जब मेम्ब्रेन जब उस स्ट्रोमा के साथ मिलती है, देन वो क्या कहलाती है? वो स्ट्रोमा लैमिला और ग्रेना लैमिला बोलते हैं हम उसको। आई होप अब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट की, इसको हम जो है वो देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हम देख रहे हैं, ये एक खूबसूरत सा लीव है, ठीक है, ये पत्ते नज़र आ रहे हैं हमें ग्रीन। अब यहाँ पे ये एक मीजोफिल सेल लेयर है, इसके लिए हम पेन ले लेते हैं। अब ये लीव है, मीजोफिल सेल लेयर। अब लीव जो है हम कहते हैं, एक हमारे पास लीव है तो उसकी एक जो है एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। इसी तरह हम पढ़ते हैं ना लीव के बारे में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ये मीजोफिल सेल है, ये इसकी आउटर साइड है और ये इसकी इनर साइड है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं इसके अंदर का जो हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? ये मीजोफिल सेल लेयर्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये ग्रीन कलर की, जाहिर सी बात ग्रीन कलर से हमें पता चल जाता है कि क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो है ये क्या है? ये मीजोफिल सेल लेयर है, और ये जो है ये इसके अंदर क्या है? ये इसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस इसको बोलते हैं, ऊपर अपर एंड दैट इज़ अ लोअर एपिडर्मिस। अब यहाँ पे ये आपको कुछ वेन भी नज़र आ रही हैं, ये वेन्स मौजूद होती हैं जिनके ज़रिए जो है वो पानी जो है पूरे लीव में जाता है। अब यहाँ पर देखें, ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं इस तरह, ठीक है, ये स्टोमेटा मौजूद है, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है और ऑक्सीजन निकल रही है। अब इस क्लोरोप्लास्ट को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक सिंगल मीजोफिल सेल का ये स्ट्रक्चर है, एक सिंगल मीजोफिल सेल का है, ये सारे उसका नहीं है। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह का नज़र आता है। अब ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है, इसमें भी एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो है हम कह रहे हैं ये क्या है? ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो है वो इसकी क्या है? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों के दरमियान की जो स्पेस होती है वो कहलाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाती है। अब हमने स्ट्रोमा की बात की थी, तो ये जो इसका आउटसाइड दी थाइलाकॉइड, ये जो इसका रीजन है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये स्ट्रोमा है, जहाँ ये फ्लूइड एरिया, ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, ये फ्लूइड एरिया, ये येलो कलर में जो है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है? ये फ्लूइड एरिया है, ठीक है, इसको कहते हैं डेंस फ्लूइड एरिया। और यहाँ पे डार्क रिएक्शन होते हैं, ठीक है, डार्क रिएक्शन अकर हेयर। स्ट्रोमा की अब हम बात करें तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रिपरेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे सारी तैयारी मुकम्मल की जाती है कि कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन करनी है। तो प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हेयर इन स्ट्रोमा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं थाइलाकॉइड की। अब थाइलाकॉइड क्या है? ये जो है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये थाइलाकॉइड है, ये मैं इस तरह करके बता देती हूँ। ये क्या है? ये थाइलाकॉइड है, ठीक है। अब थाइलाकॉइड जो है हम कहते हैं कि इसमें क्या है? इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है। थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है? थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर लाइट रिएक्शंस होते हैं, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शंस होते हैं और यहाँ पर थाइलाकॉइड में हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस होते हैं। और ये जो कलेक्टिवली हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये ग्रेना है, ग्रेनम है, ठीक है। सिंगल हो तो ग्रेना बोलते हैं, अगर ज़्यादा हो तो ग्रेनम बोलते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये बार बार जो फोटोसिंथेसिस है ये पता नहीं किस तरह निकल जाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं इफ इट इज़ कंबाइंड।
ये सारे कंबाइन हुए होते हैं तो हम कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब यहाँ पर ये ल्यूमन जो है, हम ल्यूमन को देख लेते हैं। ये हमारे पास थाइलाकॉइड है, ये क्या है, इसके अंदर ल्यूमन है, ठीक है। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर हम कहते हैं कि ये थाइलाकॉइड ल्यूमन होता है। और ये सारा जो है इसको हम कलेक्टिवली इसको फोटोसिंथेटिक बोल रहे हैं, ये ग्रेनम कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो इसका ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये लैमिला कहलाता है। और ये है, फॉर एग्जांपल आप समझे, ये इसका आउटसाइड फ्लूइड जो है तो इसके साथ ही मिल रहा है, देन इट फॉर्म अ स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है। आई होप अब आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हमने जो है ग्रेना लैमिला की बात कर ली कि ग्रेना लैमिला कहते हैं रीजन बिटवीन द ग्रेना। ये ग्रेना है ना, इसके दरमियान का जो रीजन है वो क्या है, वो कहलाता है ग्रेना लैमिला। तो अब हमने जो है क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस कर लिया है, तो अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट। अच्छा, उसके अलावा जो लैमिला होता है ना, उसको हम कहते हैं इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। इसका एक और नाम भी होता है इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। तो लैमिला को हम इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड भी बोलते हैं। अब उसके बाद, क्योंकि हम इन्हें फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और हम इसमें जो है अपने जो पाथवेज है, मेजर पाथवेज, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस भी आ रही होती है तो रेस्पिरेशन भी आ रही है, तो भी हम फोटोसिंथेसिस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम साथ साथ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एक बात करें कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस तरह एंटर हुई, किस तरह वो जो है ऑक्सीजन एग्जिट हुई, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो फोटोकेमिकल कम्प्लेक्सेस की हम बात करेंगे। इसमें फोटोकेमिकल कम्प्लेक्सेस में हमारे पास दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, PS1 और PS2 कहते हैं। ये आपने जो है बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो अगर आपको कुछ याद होगा तो ये सारा जो कार्बन मेटाबॉलिज्म है ये उसमें आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं ये पहले। अब हम कहते हैं PS1 और PS2 यानी कि बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 कंटेन मैनी पिगमेंट्स दैट हेल्प टू कलेक्ट लाइट एनर्जी। तो ये जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है, बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि लाइट एनर्जी होती है उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो जब हमने यहाँ पे मेन पॉइंट लिखे हुए हैं कि जो फोटो सिस्टम 1 है ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट को, ठीक है, NAD पॉजिटिव एंड अ वीक ऑक्सीडेंट, ठीक है। मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है और वीक ऑक्सीडेंट है। और जो फोटो सिस्टम 2 है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है एंड इट कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग वाटर एंड अ वीकर रिडक्टेंट। और ये वीकर रिडक्टेंट है, यानी कि दोनों ज़रा ऑपोजिट हैं। तो ये दोनों फोटो सिस्टम्स हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से लिंक करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर लें रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट की, तो रिडक्टेंट हम कहते हैं कि इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इट ऑक्सीडाइज, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं रिडक्टेंट में। और ऑक्सीडेंट में क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इट इज़ रिड्यूस्ड, यानी कि एक में लूज़ करें और एक में गेन करें। तो रिडक्टेंट में लूज़ और ऑक्सीडेंट में गेन करते हैं। उसके अलावा फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो क्या करता है, वो जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है ना उसको अब्जॉर्ब करता है, यानी कि 700 नैनोमीटर। फोटो सिस्टम 1 जो है वो अब्जॉर्ब करता है लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को, डेट इज़ 700 नैनोमीटर। और जो फोटो सिस्टम 2 है शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है जो कि 680 नैनोमीटर है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम जी स्कीम भी बोलते हैं। ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, उसमें आपने लाइट इंडिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट जो है रिएक्शंस पढ़े थे, एंड दैट इज लाइट डिपेंडेंट। तो अब यहाँ पे ये एक जो है हमें फोटोसिंथेसिस जो है ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, कैल्विन साइकिल और लाइट रिएक्शंस। अब ये इसके अंदर की चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। अब ये फोटो सिस्टम 2 है और ये फोटो सिस्टम हमारे पास 1 है, ठीक है। यहाँ पर लाइट इंडिपेंडेंट में हम दोनों फोटो सिस्टम्स की बात करेंगे, लेकिन लाइट डिपेंडेंट में जस्ट एक फोटो सिस्टम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास जैसे कि लाइट आती है, इस पर फोटो सिस्टम 2 है, 680 नैनोमीटर है। यहाँ पे होल जो है वो बन जाते हैं। मैं वैसे जस्ट आपको रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपको कुछ याद आ जाए। यहाँ पे होल बन जाता है, उस होल को जो फिल करने के लिए जो है वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसको स्प्लिट किया जाता है और यहाँ पे H पॉजिटिव और O2 जो है वो बन जाते हैं। और फिर ऑक्सीजन यहाँ से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी मदद से इस होल को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। और फिर यहाँ पे ये प्राइमरी एक्सेप्टर है। अब प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद क्योंकि हमने बात की इसके पास कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं। अब ये PQ जो है, ठीक है, प्लास्टोक्विनीन,
ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद पीसी है, इसमें प्लास्टोक्विनीन, प्लास्टोसाइनिन है, उसके बाद फेरिडॉक्सिन इन्वॉल्व होते हैं, प्लास्टोक्विनीन, प्लास्टोसाइनिन एंड दी फेरिडॉक्सिन, ठीक है, फेरिडॉक्सिन है, ठीक है। अब यहाँ पे पीसी जो है, यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स तो बन गया, अब इसको हम कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन गई है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर केमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है, ठीक है। यहाँ पर अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जो केमियोस्मोटिक सिंथेसिस है, इसमें एटीपी की जो सिंथेसिस होती है उसको केमियोस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फोटो सिस्टम 1 में क्या है, 700 की लाइट है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होता यहाँ इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे होल जो है उसको ऑटोमेटिकली ये फिल कर देगा। अब इसके पास एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पीछे से इसके पास आ रहा होता है। अब प्राइमरी एक्सेप्टर है, फिर उसके बाद फेरिडॉक्सिन है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब यहाँ पे क्योंकि NADP जो है वो रिडक्टेज बनेगा, NADP H जो है ये किस तरह बनता है, NADP प्लस 2H प्लस जो है कंबाइन करते हैं NADPH बनता है, ठीक है, और प्लस H पॉजिटिव, तो यहाँ पे NADPH भी बन गया और ATP भी बन गया। तो ये जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर ATP बनता है और NADPH बनता है, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट में जाहिर सी बात है ATP क्या है, ATP जाहिर सी बात है कि एनर्जी ATP की मदद से ही सारे काम होते हैं ना, तो ATP नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। और NADPH एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है और ATP एज अ जो है एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये सबसे पहले हमने इसकी बात की कि हमें NADPH बनाना है और ATP बनाना है, उसके बाद हमने आगे इनको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि आगे तो लाइट होनी नहीं है, ठीक है। तो ये लाइट से बन रहे हैं, ठीक है, सनलाइट है वो और उससे ये काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केल्विन साइकिल की, मेन जो अब हमारा टॉपिक आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मेन पॉइंट्स की तरफ चलते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं केल्विन साइकिल की, ठीक है। तो केल्विन साइकिल में क्या होता है, C3 साइकिल भी इसको बोलते हैं, केल्विन साइकिल इज़ आल्सो कॉल्ड एज द C3 साइकिल। अब केल्विन साइकिल जो है ये स्ट्रोमा में होता है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि वहाँ पर जो है डार्क रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए लाइट होना भी कोई ही है, लाइट हो ना हो, बट ये अपना काम कर लेता है क्योंकि इसके पास ATP और NADPH जो है वो मौजूद है। वो इसको किसने दे दिए, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन ने दे दिए, ठीक है, वहाँ से इसको ATP और NADPH मिल गया है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि जो है स्ट्रोमा मौजूद होता है, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि कह रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थी, ये प्रोड्यूस करती है ATP और NADPH, बट साइक्लिक प्रोड्यूस ओनली ATP। तो ये जो केल्विन साइकिल है ना, क्योंकि हमें तो दोनों की ज़रूरत है, तो केल्विन साइकिल सिर्फ ATP प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको दोनों चीज़ें किसने दे दी, इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने दे दी, जिसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये दोनों क्यों चाहिए, plants need both processes to make enough ATP necessary for the Calvin cycle, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनको इन दोनों की ज़रूरत होती है। मैं ज़रा अपना ना माइक ठीक कर रही थी। तो जो प्लांट्स हैं उनको दोनों की ज़रूरत होती है अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसको ATP भी चाहिए होता है, NADPH भी चाहिए होता है। तो प्लांट नीड बोथ प्रोसेसेस टू मेक इनफ ATP नेसेसरी फॉर द केल्विन साइकिल, क्योंकि अब इसको बहुत ज़्यादा ATP की ज़रूरत है केल्विन साइकिल के लिए, ठीक है। इसको इनफ ATP चाहिए, तो इसलिए ये वहाँ से भी ATP लेगा और ख़ुद भी प्रोड्यूस करेगा, देन केल्विन साइकिल जो है ये आगे जो है केल्विन साइकिल बनेगा। This ATP and NADPH are used in the stroma of the Calvin cycle reactions। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो ATP और NADPH है ये यूज़ हो रहा है स्ट्रोमा ऑफ द केल्विन साइकिल रिएक्शंस में। तो ये जो केल्विन साइकिल रिएक्शन जो स्ट्रोमा है वहाँ पर इस NADPH और ATP को हम इस्तेमाल करेंगे। अब केल्विन साइकिल में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, एक को हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, दूसरे को रिडक्शन कहते हैं, तीसरे को रीजनरेशन कहते हैं। अब इसके अगर नेट रिजल्ट की बात करें, केल्विन साइकिल का जो रिजल्ट है वो क्या है, द नेट रिजल्ट ऑफ द 3 turns of the Calvin cycle is the conversion of 3 molecules of carbon dioxide and 1 molecule of phosphate to a molecule of a triose phosphate।
अब यहाँ पे जो नेट रिजल्ट है, अब केल्विन साइकिल है ना, ये 3 दफ़ा टर्न करता है, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करते हैं, हम उसको जो तीसरी बार जो टर्न करता है हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम उसको फर्दर जो है 3 दफ़ा करके उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन वैसे वो 3 दफ़ा टर्न करता है और उसमें 3 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और एक मालिक्यूल जो है एंड 1 मालिक्यूल ऑफ फॉस्फेट और मालिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट, और एक मालिक्यूल जो है वो ट्रायोस फॉस्फेट का बनता है, ठीक है। एंड द ट्रायोस फॉस्फेट इज आल्सो नोन एज G3P और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। उसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको G3P और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रायोस फॉस्फेट इज आल्सो नोन एज द फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. The stoichiochemistry of the overall path from CO2 to triose phosphate with regeneration of ribulose 1,5-bis-phosphate. तो ये आप जो है इसके स्पेलिंग पे ना जाएं, ये टाइपिंग करते हुए ज़रा इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। ये वैसे स्टीयोकेमिस्ट्री है, ठीक है, इसलिए मेरे को ये क्या लिखा गया है, बट ये स्टीयोकेमिस्ट्री है, ठीक है, स्टीयोकेमिस्ट्री. The stoichiochemistry of the overall path from CO2 to triose phosphate with regeneration of ribulose 1,5-bis-phosphate. इसमें क्या होता है कि अब हम अगर इसके ओवरऑल पाथवे की बात कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट होता है और फिर ट्रायोस फॉस्फेट बनाता है, अब उस ट्रायोस फॉस्फेट के बाद रीजनरेशन होती है राइबोलोज 1,5-bis-phosphate की. जब इसकी रीजनरेशन होती है तो दोबारा से वो साइकिल कंटिन्यू करना शुरू कर देता है. तो अब हम इसके जब साइकिल को डिस्कस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा. अब ये इसका साइकिल है, तो इसके साइकिल को हम पहले डिस्कस करते हैं. चलें जी, उससे पहले हमने इस लाइट रिएक्शन को पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे इस केल्विन साइकिल को. अब ये जो है इसके पास एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट पहले ही मौजूद होता है सेल में. अब माइटोकॉन्ड्रिया में हम पढ़ रहे हैं ना, अभी माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक आर-यू-बी-पी एब्रीवेशंस आपने याद रखने, ठीक है. ये जो सबसे ज़रूरी बात, आपको एब्रीवेशंस का भी पता होना चाहिए और उनकी फुल फॉर्म क्या है वो भी पता होना चाहिए. तो आर-यू-बी-पी जो है वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जिसको आर-यू-बी कैते हैं, इसमें एक जो मालिक्यूल है वो पहले से ही मौजूद होता है. अब ये जो गोल गोल आपको बॉल टाइप नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये कार्बन है, ठीक है. ये ओहो कैसा लिखा गया, ये कार्बन है और इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच होता है. अब यहाँ पे ये क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफॉस्फेट है. ये क्या करता है यहाँ पर, अब एक इनपुट जो हम कह रहे हैं, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें एंटर होगा, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हम तीसरी दफ़ा की बात करें, तीनों टर्न जब उसने कंप्लीट कर लिए. अब पहली फेज़ जो है कार्बोक्सिलेशन को हम कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि ये शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट होता है, ठीक है. यहाँ पर क्या बनता है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा. ये देखें, ये क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है. अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद बनता है 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट. यहाँ पे 6 ATP हैं, ठीक है, और यहाँ पर 6 NADPH आएंगे. अब आगे ये अभी हमने कार्बन फिक्सेशन की बात की, बाकी हम रिडक्शन की बात करेंगे. हमारे पास फेज़ 2 कौन सी स्टार्ट हो रही है, रिडक्शन स्टार्ट हो रही है. अब बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे NADPH काम करेगा. 6 NADPH जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं और एक फॉस्फेट भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है. एक फॉस्फेट जो है निकल गया है. अब यहाँ पर क्या हुआ, अब 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इट इज़ आल्सो नोन एज G3P. अब यहाँ पे 6 इसके मालिक्यूल होते हैं, ठीक है. इसके मालिक्यूल 6 होते हैं जो लिखे हुए ना, ये 6, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स बताए हुए. अब इसके 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पे ना इसमें जो एक मालिक्यूल होता है ना, वो इस साइकिल से बाहर निकल जाता है और उसको जिसको हम फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या फिर ट्रायोस फॉस्फेट बोल रहे थे, तो एक जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा इसका मालिक्यूल. यानी कि हम 3 टर्न की बात करेंगे तो तीनों टर्न में यानी कि 3 मालिक्यूल निकल जाते हैं. तो अब यहाँ से एक मालिक्यूल जब वो निकल जाएगा, जो हम कह रहे हैं एज अ शुगर आउटपुट है, और वो फिर जो ये निकल जाएगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ट्रायोस फॉस्फेट, वो आगे जाके क्या करेगा, वो आगे जाके ग्लूकोज बनाएगा या फिर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा. अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के फॉस्फेट के 6 मालिक्यूल थे, एक तो निकल गया, अब 3 मालिक्यूल रह गए. तो अब वो 3 मालिक्यूल जो होते हैं, नहीं यहाँ पर एक ही निकलता है क्योंकि हमने 3 कंप्लीट कर लिए, तो ये एक ही होता है, ठीक है. एक मालिक्यूल निकलेगा,
ठीक है, तो एक आपने याद रखना है, इसमें से एक मॉलिक्यूल ही निकला है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये क्या करेगा, जो G3P है, यहाँ से अब रीजनरेशन की बात करनी है क्योंकि हमने साइकिल चलाना है ना, साइकिल हमने कंटिन्यू करना है। तो अब G3P जो है ये दोबारा से यहाँ पे 3 ATP इन्वॉल्व होंगे और बना देगा राइबोलोज बिस फॉस्फेट, यानी कि अब यहाँ पे G3P की मदद से राइबोलोज बिस फॉस्फेट जो है वो दोबारा से जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे दोबारा से ये रुबिस्को एंजाइम है, ये इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ और इसकी मदद से ये राइबोलोज बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होके इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना देगा। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 3 फेजेस हैं कैल्विन साइकिल की। दोबारा से मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल राइबोलोज बिस फॉस्फेट का पहले इन्वॉल्व है, तो 3 टर्न्स के बाद हम बात करें तो 3 मॉलिक्यूल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है, रुबिस्को की मदद से, रुबिस्को एंजाइम की मदद से ये फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर NADPH काम करता है और ये बना देता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल जो है ट्रायोस फॉस्फेट का निकलेगा जो बाद में ग्लूकोज और मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेगा, यानी कि बनाएगा। तो जो G3P है इसके 5 मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा से साइकिल में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और जो G3P है ये फिर रीजनरेशन के तौर पर काम करेगा और फिर इसको दोबारा RUBP को रीजनरेट कर देगा और यहाँ पर ATP भी रिक्वायर होगा और ये फिर हमारा कैल्विन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं कार्बोक्सिलेशन, ये हमने सारा पढ़ लिया है तो अब आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कार्बन फिक्सेशन अकर होती है 3 मॉलिक्यूल्स राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट जिसको हम RUBP भी कहते हैं। अब टोटल मॉलिक्यूल इसके होते हैं 15 कार्बन्स, ठीक है, कंडेंस विद 3 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें 3 है और ये 5 हमारे पास कार्बन है, 3 मॉलिक्यूल इसके और ये 1 2 3 4 5 इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा 15 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये कंडेंस करते हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ और बना देते हैं क्या बना देंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे 3 क्यों लिखा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के साथ ये 3 कार्बन भी इसीलिए लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 को इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6 molecules of 3 phosphoglycerate are reduced to 6 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate। अब 3 phosphoglycerate ने glyceraldehyde 3 phosphate बनाया, उससे पहले हमने इसकी भी बात कर ली थी 1,3-bis phosphoglycerate, लेकिन हम ज़रा मेन टर्म्स लिख रहे हैं। अब उसके बाद द आइसोएंजाइम हम कहते हैं एंजाइम, आइसोएंजाइम इज आल्सो नोन एज एंजाइम्स। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये आइसोजाइम जो है ये क्या है, तो आइसोजाइम इज आल्सो नोन एज एंजाइम। द आइसोजाइम ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate dehydrogenase present in chloroplast can use NADP as its electron carrier and normally functions in the direction of 1,3-bis phosphoglycerate reduction। तो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate dehydrogenase है ये एक एंजाइम है जो कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूसिंग के तौर पे भी काम करवाता है और उसको कन्वर्ट करवाता है G3P में। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जो कि NADP को इलेक्ट्रॉन करियर के तौर पर इस्तेमाल करता है और फिर जो है एक ट्रायोस फॉस्फेट निकल जाता है। कार्बोक्सिलेशन की बात की, अब हम रिडक्शन की बात भी कर लेते हैं। दिस स्टेप इज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADPH एंड सम ATP टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो स्टेप है इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हैं NADPH से और कुछ ATP से और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवाते हैं। 1 molecule प्रोड्यूस ट्रायोस फॉस्फेट आर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है ट्रायोस फॉस्फेट। द G3P मॉलिक्यूल इज द स्टार्टिंग मटीरियल फॉर मेटाबॉलिक पाथवेज एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो G3P मॉलिक्यूल हैं ये मेटाबॉलिक पाथवेज का काम करते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है और वो ग्लूकोज और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करवाता है। अब रीजनरेशन क्या है, फाइनल स्टेप के 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं G3P के वो रीजनरेट करते हैं राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एवरी 3 टर्न्स ऑफ द साइकिल, क्योंकि 3 दफ़ा साइकिल जो है वो टर्न करता है ना, 5 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate are used to reform 3 molecules of RUBP। ये RUBP है, ठीक है, नॉट RBBP, तो ये RUBP है। अगेन मैं बता रही हूँ ये RUBP है। तो 5 molecules जो हैं glyceraldehyde 3 phosphate के ये क्या बना रहे हैं 3 molecules of RUBP के दोबारा से इसने रीजनरेट कर लिए। इसको मैं जब आपको सेंड करूँगी तो ये मैं आपको सही करके सेंड कर दूँगी, ठीक है।
For the net synthesis of G3P molecule, the Kelvin recycle consumes 9 ATP and 6 NADPH. अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर नेट सिंथेसिस की बात करें G3P मॉलिक्यूल में कि इसमें कितने ATP और NADPH हैं, तो ये कंज्यूम करता है G3P 9 ATP and 6 NADPH and it costs 3 ATP and 2 NADPH per carbon dioxide. Per carbon dioxide it costs 3 ATP and 2 NADPH. ये MCQs में से पूछा जा सकता है. अब अगर बात करें अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स ऑफ कार्बन फिक्सेशन की, अब कार्बन फिक्सेशन में जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स हैं अब हम उसकी बात कर लेते हैं. तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेसिंग टेरेस्ट्रियल प्लांट इज़ डिहाइड्रेशन. अब जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फेस कर रहे हैं वो डिहाइड्रेशन होती है. द स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज एंड एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर. तो स्टोमेटा होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, गैस एक्सचेंज का काम भी वहीं से हो रहा होता है. उसके बाद जो वाटर का लॉस है उसका काम भी वहीं से हो रहा होता है. अगर हम हॉट और ड्राई डेज की बात करें तो प्लांट्स क्लोज द स्टोमेटा टू कंजर्व वाटर बट दिस काज प्रॉब्लम्स फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर हम ज़्यादा गर्मी की बात करें, ज़्यादा खुश्क दिन की बात करें, तो जो प्लांट्स वो स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं ताकि उसमें से ज़्यादा पानी वेपोरेट ना हो, वो पानी को बचा के रख सकें. फिर जो फोटोसिंथेसिस है इसकी फिर भी फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम जो है वो काज होती है, ठीक है, बट दिस काज प्रॉब्लम फॉर फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस में ये चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं. तो अब हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस पर इफ़ेक्ट भी कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, तो वो भी हम देख रहे हैं. अब हमारे 3 मेन साइकिल हैं. सबसे पहले C3 साइकिल जिसको अभी हमने डिस्कस किया, देन C4 साइकिल, देन कैम प्लांट्स. इसको C3 प्लांट भी कह सकते हैं, C4 प्लांट भी कह सकते हैं, कैम प्लांट भी कह सकते हैं. अब इन C3 प्लांट्स, अब हम ये C3 साइकिल डिस्कस करें C3 प्लांट्स में. इन C3 प्लांट्स इनिशियल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड बाय रबिस्को एंड रिजल्ट्स इन अ 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज द 3-phosphoglycerate. ड्यू टू दिस साइकिल इट इज कॉल्ड एज द C3 साइकिल. तो वो जो भी हमने केल्विन साइकिल पढ़ा है उसमें हमने इनिशियल फिक्सेशन यानी कि जो स्टार्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किसने किया है, एक एंजाइम है रबिस्को, उसने एक्सेप्ट किया जिसके नतीजे में 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको 3-phosphoglycerate बोलते हैं. और इस 3-phosphoglycerate की वजह से ही इसको C3 साइकिल का नाम दिया गया है. अब C3 साइकिल जो है वो कहाँ पर होता है, मेसोफिल सेल्स में होता है. ग्रेनुलोक्लोरोप्लास्ट जो है, ओनली ग्रेनुलोक्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स. तो मेसोफिल सेल्स में ओनली ग्रेनुलोक्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं. और ये हम C3 साइकिल की बात करें C4 में अलग होगा. अब यहाँ पे सिर्फ C3 साइकिल मौजूद है. व्हेन देयर स्टोमेटा आर क्लोज्ड ऑन अ हॉट ड्राई डे CO2 लेवल्स ड्रॉप इज कंज्यूम्ड इन केल्विन साइकिल. अब जब ड्राई डे होता है, हॉट डे होता है, तो CO2 लेवल जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है केल्विन साइकिल में, ठीक है, इफेक्ट करता है. इसी तरह इसी टाइम पे अगर हम O2 लेवल की बात करें तो राइज एज द लाइट रिएक्शन कन्वर्ट्स लाइट टू केमिकल एनर्जी. तो O2 लेवल जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जिसके नतीजे में जो लाइट रिएक्शन है उसको केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो इंक्रीज रेट जो है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो या कार्बन डाइऑक्साइड का हो, ये क्या करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू RuBP, ऑक्सीजन के साथ RuBP जो है वो ऐड होता है. When Rubisco adds oxygen to RuBP, it splits into a 3 carbon piece 3PGA. तो ये जो है 3-phosphoglycerate, इसका एब्रीवेशन है PGA, and a 2 carbon compound phosphoglycolate in the process called photorespiration. अब हम कहते हैं कि वो जो रुबिस्को है ये ऐड करता है ऑक्सीजन को RuBP में, ठीक है. व्हेन रुबिस्को ऐड O2 टू RuBP, यही मैंने आपको पहले बता दिया था ना फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है. तो जब RuBP जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ऐड कर लेता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो 3 कार्बन पीस होती है ना जो हमने बनाई थी 3PGA, वो टूट जाती है इंटू 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट. और इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं. The 2 carbon compound is exported from the chloroplast and degraded to carbon dioxide by mitochondrial peroxisome. और फिर ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है ये एक्सपोर्ट हो जाती है फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट से, और कहाँ पे, एंड डिग्रेडेड टू कार्बन डाइऑक्साइड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. और फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको डिग्रेड कर देती है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सिसोम में. अनलाइक नॉर्मल रेस्पिरेशन दिस प्रोसेस प्रोड्यूस नो ATP और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. जिस तरह बाकी प्रोसेस की तरह कि ATP प्रोड्यूस होती है, तो ये जो ये वाला रेस्पिरेशन की हमने बात की है, ये जो है ये कोई भी ATP वगैरह प्रोड्यूस नहीं करती. लेकिन ये जो C3 है साइकिल, इसको 18 ATP मॉलिक्यूल जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं.
फोटो रेस्पिरेशन कैन ड्रेन 50% ऑफ कार्बन फिक्स बाय द कैल्विन साइकिल। तो वो जो फोटो रेस्पिरेशन है, वो ये जो हमने एक बात की कार्बन फिक्स हुई है कैल्विन साइकिल में, उसमें से तकरीबन फोटो रेस्पिरेशन कितने परसेंट ड्रेन करती है, 50% जो है वो ड्रेन करती है। सर्टेन प्लांट स्पीशीज हैव एवॉल्व्ड अल्टरनेट मोड्स ऑफ कार्बन फिक्सेशन टू मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि यहाँ पर तीसरी साइकिल में ना फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इस फोटो रेस्पिरेशन को हमने कम करना है, क्योंकि यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देती है उसको 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड में। तो इसलिए इसको कम करने के लिए कुछ और अल्टरनेट मोड्स ऑफ फिक्सेशन है, जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं। अब ये है एक C4 साइकिल जो कि उसका अल्टरनेट है। C4 साइकिल में क्या होता है कि CO2 एक्सेप्टर होता है, CO2 एक्सेप्टेड बाय PEP, ठीक है, CO2 को एक्सेप्ट करता है PEP जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब यहाँ पे C4 साइकिल में 2 साइकिल इन्वॉल्व होंगे, एक C3 साइकिल होगा और एक C4 साइकिल होगा। अब CO2 एक्सेप्टेड इन मीसोफिल सेल्स बाय PEP एंड इन बंडल शीथ बाय रुबिस्को। तो CO2 जो है वो क्या है, वो एक्सेप्ट करेगा मीसोफिल सेल्स बाय PEP। तो जो CO2 होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे इन मीसोफिल सेल्स बाय PEP। मीसोफिल, यहाँ पे अब एक मीसोफिल सेल्स और एक बंडल शीथ है, तो मीसोफिल सेल्स में वो PEP जो है वो एक्सेप्ट करेगी और बंडल शीथ में रुबिस्को जो है ये एक्सेप्ट करेगी। अब फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, ये भी हम पढ़ते हैं ना तो आपको समझ आ जाएगी, भी हम इसको साइकिल की मदद से भी देखते हैं। तो द की एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एड्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये वैसे इससे पहले ये जस्ट मैंने जनरल बताया था कि इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह इसका मैकेनिज्म है। द की एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू PEP टू फॉर्म ऑक्सैलोएसिटेट। अब जो की एंजाइम है, ये एंजाइम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा PEP के साथ और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू ऑक्सैलोएसिटेट। ठीक है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड PEP में कन्वर्ट, देन आगे वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसिटेट में। ठीक है, अब PEP कार्बोक्सिलेज हैज़ वेरी हाई एफिनिटी। अब इसका क्या फ़ायदा है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम का, इसकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की एफिशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेता है। और जब समटाइम्स ऐसा होता है रुबिस्को प्रेजेंट नहीं भी होता ड्राई या हॉट वेदर में, या स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो ये फिर भी अपना काम बहुत एफिशिएंटली कर लेता है, इसलिए ये उसका अल्टरनेट है C3 साइकिल का। Then the mesophyll cells pumps these compound into bundle sheath cell। पहले mesophyll सेल में है ये सारा काम हो रहा था, अब ये क्या होता है कि इसको हम mesophyll सेल से पंप कर देगा बंडल शीथ सेल्स में, एंड देन द बंडल शीथ सेल स्ट्रिप अ कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द 4 कार्बन कंपाउंड एंड रिटर्न द 3 कार्बन रिमाइंडर टू mesophyll सेल्स। अब इसमें क्या होता है कि जो बंडल शीथ सेल्स है ना, ठीक है, ये क्या करते हैं, उसमें से हम कह रहे हैं कि वो 4 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलोएसिटेट हम कह रहे हैं 4 कार्बन कंपाउंड है, तो उसमें से ये क्या कर देगा, ये एक को खुद रख लेगा, फिर एक पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रिप कर लेगा, फिर बाकी जो है, ठीक है, 3 कंपाउंड रिमाइंडर टू mesophyll सेल, जो 3 कंपाउंड है उनको वापस mesophyll सेल्स में भेज देगा। द बंडल शीथ सेल्स यूजेज रुबिस्को टू स्टार्ट द कैल्विन साइकिल विद एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है कि जो बंडल शीथ सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, ये रुबिस्को को इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 एंजाइम्स हैं, एक तो PEP कार्बोक्सिलेज और एक रुबिस्को है, जबकि C3 साइकिल में सिर्फ एक एंजाइम था रुबिस्को। यहाँ पर 2 एंजाइम है और 2 ही हमारे पास साइकिल है, C3 और C4, और यहाँ पर एक बंडल शीथ है और एक जो है mesophyll सेल्स हैं, जबकि C3 में जस्ट mesophyll सेल्स इन्वॉल्व थे। द बंडल शीथ सेल्स यूजेज रुबिस्को टू स्टार्ट द कैल्विन साइकिल विद एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो बंडल शीथ सेल है ना, वो रुबिस्को को इस्तेमाल करते हैं कैल्विन साइकिल स्टार्ट करने के लिए, और फिर अबंडेंट सप्लाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि वो स्टार्ट करते हैं कैल्विन साइकिल विद एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको मिल गई है। अब C4 फोटोसिंथेसिस मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन एंड इन्हांसेस शुगर प्रोडक्शन। अब C4 जो है, हमने ये इसीलिए अल्टरनेट ढूंढा ताकि फोटो रेस्पिरेशन कम हो सके और शुगर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। पहले फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा थी तो शुगर की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, बहुत कम होती थी, अगर होती भी तो। C4 plants thrive in hot regions with intense sunlight। ये ज़्यादातर जो hot regions होते हैं उसमें होता है, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर C4 की बात करें तो तकरीबन 30 टेम्परेचर हो तो वहाँ पर होता है, लेकिन जो C3 है वो कम टेम्परेचर वाली जगह पे होता है। अब ये हमारे पास एक C4 साइकिल है, प्लांट की एनाटमी है ये हमारे पास जो है एक लीफ है,
इसमें ये मीज़ोफिल सेल हैं, ये इसकी बंडल शीट मौजूद होती हैं, ठीक है, और ये इसकी वेन है जो हम जो है जाइलम की बात की थी, वस्कुलर टिश्यूज़ हैं जाइलम फ्लोएम, ये इसके यहाँ पे स्ट्रोमा मौजूद है। अब हम इसको इंटरनली देख लेते हैं कि साइकिल जो है वो किस तरह चल रहा है। तो ये एक मीज़ोफिल सेल्स है और ये एक शीट बंडल शीट है, ठीक है, और इसके बाद ये वस्कुलर टिश्यूज़ हैं, इसी तरह बने हैं ना ये। अब यहाँ पे ये मीज़ोफिल सेल्स है, तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ना ये दाखिल हो रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस जो है पीईपी के साथ मिलती है। इसके लिए भी हम पेन यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस पीईपी के साथ मिलती है और फिर पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से इसको ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर देती है। अब पीईपी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जबकि ये 4 कार्बन है। अब ये ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में, वो भी 4 कार्बन है, इसको मेलिक एसिड भी बोलते हैं। अब ये जब मेलेट होता है ना, ये क्या करता है, ये इस मीज़ोफिल सेल से पुश हो जाता है इनटू बंडल शीट, ठीक है। जब ये यहाँ पे पुश हो जाएगा तो यहाँ पर एक एटीपी का मॉलिक्यूल भी रिक्वायर है, वो हम बाद में देखते हैं, ये पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, मेलेट और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमने बात की, यहाँ पे जो है पायरुवेट भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ से देखिए पायरुवेट भी इन्वॉल्व है। अच्छा, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्विन साइकिल में एंटर हो गया, फिर वहाँ से आगे शुगर मिल गई, शुगर बन जाती है, शुगर जो है आगे वस्कुलर टिश्यूज़ में चली जाती है, ठीक है, उसके बाद पूरे प्लांट में। यहाँ पे RUBP कार्बोक्सिलेज है, ठीक है, ये इसकी वजह से ये सारा कैल्विन साइकिल में काम हो रहा है। फिर ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं वो दोबारा वापस यहाँ पे चले जाएंगे और फिर एक हम कह रहे हैं ATP का मॉलिक्यूल भी चाहिए होगा। दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड PEP के साथ मिलती है और PEP कार्बोक्सिलेज की मदद से ऑक्सैलोएसीटेट में तब्दील हो जाती है और फिर वो मेलेट बना देते हैं और फिर यहाँ से ये इसको पुश करके बंडल शीट सेल में भेज देती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल में दाखिल हो जाता है। फिर RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से यहाँ पर काम होता है और शुगर बनती है और शुगर फिर आगे वस्कुलर टिश्यूज़ में चली जाती है और फिर यहाँ से जो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वापस यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक ATP का मॉलिक्यूल भी इस्तेमाल होता है। अब ये डिफरेंस कंपेयर टू C3 कैल्विन प्लांट, सेल टाइप्स हम कह रहे हैं यहाँ पर मीज़ोफिल है और बंडल शीट है। उसके अलावा फिक्सेशन एंजाइम कौन से हैं, RUBP कार्बोक्सिलेज और PEP कार्बोक्सिलेज है और CO2 इज़ रिड्यूस्ड ट्वाइस, 2 दफ़ा हम कह रहे हैं CO2 रिड्यूस हो रही। तो ये डिफरेंस है C3 कैल्विन प्लांट से। अब हम बात करते हैं कैम प्लांट्स की। अब जो कैम प्लांट्स है ये हम कह रहे हैं सेकंड स्ट्रेटजी है टू मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो तो हमने देख ली थी C4। अब सेकंड स्ट्रेटजी जो है वो क्या है, कैम प्लांट्स। तो कैम प्लांट्स क्या है, ये स्ट्रैंड्स फॉर क्रोसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। इट इज़ फाउंड इन सुकुलेंट ज़ीरोफाइट्स प्लांट, फॉर एग्जांपल कैक्टी एंड सर्टेन अदर प्लांट फैमिलीज। तो ये जो है कैम प्लांट्स ये सुकुलेंट ज़ीरोफाइट्स में होते हैं, जैसे कि कैक्टी जहाँ पे पानी नहीं होता, ठीक है, ज़ीरोफाइट्स का तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पर पानी जो है वो नहीं, खुश्क जो है जैसे सहरा वगैरह में ज़ीरोफाइट्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये कुछ यूफेबिएसी फैमिली में भी मौजूद होती हैं। तो ड्राई कंडीशंस जहाँ पे हो वहाँ पे कैम प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, दे हैव चेंज टाइमिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो स्टोमेटा की वो चेंज होती है। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज दैम ड्यूरिंग द डे, दे आर कॉल्ड स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ठीक है। तो अब जो नॉर्मल हम देखते हैं प्लांट्स में, उसमें मैंने बात की स्टोमेटा की कि वो दिन के टाइम जो है ओपन है, रात के टाइम बंद है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। तो इसको हम कहते हैं, इस तरह के स्टोमेटा को ये स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। और इनके स्टोमेटा ना संकन होते हैं, यानी कि वो अंदर ना बिल्कुल एम्बेड हुए होते हैं, सेल के अंदर धंसे हुए जो होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द नाइट दीज प्लांट्स फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इन द मीज़ोफिल सेल्स। तो नाइट के टाइम जो है ये ओपन है, तो उस टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं, ताकि फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद ताकि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड जो है वो मीज़ोफिल सेल्स में ये बना सकें। During the daylight, reactions supply ATP and NADPH to the Calvin cycle and carbon dioxide is released from organic acid. तो दिन के टाइम ये जो रिएक्शंस है ये ATP और NADPH को सप्लाई करते हैं, ठीक है, कैल्विन साइकिल में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है।
both C4 and CAM plants add carbon dioxide into organic intermediates before it enters the Calvin cycle. अब ये जो दोनों भी C4 और CAM plants है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स में, ठीक है, एंटर कैल्विन साइकिल में एंटर होने से पहले। अब ये हमारे पास है क्लोरेनकाइमा सेल, ठीक है, ये हमारे पास क्लोरेनकाइमा सेल है। यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं क्लोरेनकाइमा सेल है यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं इसका कैल्विन साइकिल। सबसे पहले हम इसके डे और नाइट को डिस्कस कर लें। तो ये जो है ये इसका नाइट है और ये इसकी क्या है, ये इसका डे है, ठीक है। तो यहाँ पर पी कार्बोक्सिलेज है, ठीक है, यहाँ पी कैल्विन साइकिल है। तो अब हम पहले ना नाइट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नाइट के टाइम ये ओपन है इनके स्टोमेटा। तो जब नाइट के टाइम ओपन है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये पी के साथ मिलता है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना लेता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को ऑक्सैलोएसिटेट भी बोलते हैं। और यहाँ पर पी कार्बोक्सिलेज भी इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे रात के टाइम ये सारा हो रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलिक एसिड में, ठीक है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और ये वैक्यूल है। ये पहले वैक्यूल में होता है, फिर उसके बाद मैलिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटेट जो है ना ये वैक्यूल में पहुँच जाते हैं। अब ये वैक्यूल से डिफ्यूजेस आउट। अब यहाँ पे ये दिन में क्या होगा कि ये वैक्यूल, ये देखिए यहाँ पे वैक्यूल से इसने डिफ्यूज़ करना, बाहर जाना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगेन जो है वो बनती है और फिर वो कैल्विन साइकिल में जो है वो आगे जाके अपना काम करना शुरू कर देती है। यहाँ से क्या हुआ था कि जो मैलिक एसिड है जिसको मैलेट बोल रहे हैं, ये 4 कार्बन है, ये क्या होती है कि ये यहाँ से डिफ्यूज़ होती है, डिफ्यूज़ आउट ऑफ द वैक्यूल, ठीक है। एंड देन अगेन यहाँ से जब निकल जाती है तो ये अगेन जो है पी बना देती है, पी बना देती है। किस तरह कि यहाँ पे कैल्विन साइकिल में जब ये चली जाएगी, यहाँ पे फिर एक इंजाइम कैल्विन साइकिल में जाएगी, एक और इंजाइम आएगा रुबिस्को, ठीक है, वो दोबारा यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे ये जो मैलिक एसिड है कन्वर्ट हो जाती है दोबारा से इनटू दी पी और फिर हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट शुगर वगैरह भी बन जाती है। और यहाँ पे NADPH भी होते हैं इन्वॉल्व और ATP भी। डे टाइम में NADPH भी होते हैं और ATP भी, दोनों जो है ये जो है लाइट को हम कहते हैं कि ये सप्लाई कर रहे होते हैं लाइट रिएक्शंस फॉर द C3, ठीक है। इट्स सप्लाई फ्रॉम लाइट रिएक्शंस फॉर C3। तो ये हमने कैम प्लांट देख लिया। अब ये डिफरेंस है इनको कंपेयर करने के लिए C3 प्लांट, C4 और कैम प्लांट। तो यहाँ पे देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर, देन इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये जस्ट मीजोफिल सेल है और यहाँ पे कैल्विन साइकिल में दाखिल हो जाती है और फिर ग्लूकोज बनता है, लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, हमने बात कर ली थी। अब यहाँ पे C4 में कार्बन डाइऑक्साइड पहले मीजोफिल सेल में जाती है, फिर 4 मॉलिक्यूल बनाती है, C4 बनाती है, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल बनते हैं। उसके बाद फिर ये बंडल शीट में इसको पंप कर देती है, फिर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, फिर ये कैल्विन साइकिल में जाती है और फिर ग्लूकोज बनाती है। उसके बाद कैम प्लांट में फिर ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के, ये क्या बना रहे हैं, C4 बना रहे हैं। फिर उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड ये नाइट के टाइम हो रहा है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो दोबारा से डे के टाइम कैल्विन साइकिल में ये आ गई है और यहाँ पर जस्ट मीजोफिल सेल लिया और फिर यहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है और यहाँ पे वैक्यूम भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब तक हमने जो है अपने तीनों साइकिल्स को डिस्कस कर लिया है। अब हमने ये फोटोसिंथेसिस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस द बायोस्फीयर मेटाबॉलिक पाथवेज। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो ये हमारे पास एक फोटोसिंथेसिस की डायग्राम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया था। लाइट आती है, वाटर भी इन्वॉल्व होता है, थाइलाकाइड, क्लोरोप्लास्ट और O2 जो है वो एग्जिट होता है, ठीक है। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थे और यहाँ पे NADP और ATP जो है ये दोनों रिक्वायर होते हैं। फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कैल्विन साइकिल की बात की थी, CO2 दाखिल होता है, GP बनता है, देन TP ट्रायोस फॉस्फेट निकल जाता है, फिर ये RUBP दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा ये काम कहाँ पे हो रहा है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है, जबकि ये वाला काम कहाँ पे हो रहा है, थाइलाकॉइड में हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन निकला, यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो निकल जाता है। ग्लूकोज फिर वो हम कहते हैं स्टार्च है, स्टोरेज फॉर्म में होता है, तो स्टार्च एंड देन सेलुलोज, ठीक है। तो अब हम आपने एक और बात भी याद रखनी है कि यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना जब वो सिंथेसाइज होता है तो वो सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज की फॉर्म में और फिर जब वो आगे ट्रैवल करता है तो वो सुक्रोज की फॉर्म में करता है और जब ये स्टोर होता है तो वो इसकी फॉर्म में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है।
अभी कुछ पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन फोटोसिंथेसिस द एनर्जी दैट एंटर्स द क्लोरोप्लास्ट एज सनलाइट बिकम स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो एनर्जी है जो हम कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में एंटर हो रही है, ठीक है, कहाँ से, सनलाइट से, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद शुगर प्रोवाइड द केमिकल एनर्जी एंड कार्बन स्केलेटन टू सिंथेसाइज ऑल द मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल्स। अब ये जो शुगर है ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब वो हम उस केमिकल एनर्जी और कार्बन स्केलेटन को कह रहे हैं कि वो पूरी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सेल के उसमें वो फिर आगे ट्रांसफ़र होते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं। About 50% of the organic material is consumed as a fuel for the cellular respiration in plant mitochondria। अगर हम प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये जो कार्बन हमारे पास फिक्स हुई हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन में, अब इसमें तकरीबन उसका 50% जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो हम एज अ फ्यूल कंज्यूम करते हैं प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ द डाइसैकेराइड सुक्रोज ट्रैवल वाया द वेन्स टू द नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स। इसमें क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंथेसाइज तो हो गई, अब उसने आगे ट्रैवल करना है, जाहिर सी बात है जो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं उनमें भी इसने जाना है, तो उन वेन्स की मदद से सुक्रोज की फॉर्म में जो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं उनमें ये ट्रैवल कर जाती है। It provides fuel for respiration and the raw material for the synthesis of proteins and lipids and building the extracellular polysaccharide cellulose। अब क्या होता है कि ये प्रोवाइड करती है फ्यूल फॉर द रेस्पिरेशन एंड द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यानी कि हम कह रहे हैं कि ये फ्यूल के तौर पे काम करती है, यानी कि एनर्जी के तौर पे। तो ये रेस्पिरेशन जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल हैं सिंथेसिस करनी हो अगर प्रोटीन्स की, लिपिड्स की या फिर एक्स्ट्रा पॉलीसेकेराइड सेलुलोज की, तो उसमें भी ये एज आ फ्यूल काम करती है। प्लांट्स आल्सो स्टोर एक्सेस शुगर बाय सिंथेसाइजिंग स्टार्च। तो प्लांट जो है वो कुछ शुगर को स्टोर भी कर लेते हैं, ठीक है। सम इज स्टोर्ड एज अ स्टार्च इन क्लोरोप्लास्ट आर इन स्टोरेज सेल्स इन रूट्स, ट्यूबर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। अब ये जो स्टोर करते हैं स्टार्च को क्लोरोप्लास्ट में, वो कहाँ कहाँ पे हम कह रहे हैं स्टोर करते हैं, तो वो स्टोरेज सेल्स कहाँ पे होते हैं, रूट्स में, ट्यूबर्स में, सीड्स और फ्रूट्स में हो सकते हैं, जड़ों में भी हो सकते हैं, जो उनके फ्रूट्स हैं उनमें भी ये हो सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स हम कह रहे हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस मे कम्प्लीटली और पार्शली कंज्यूम प्लांट्स और फ्यूल एंड रॉ मटेरियल। तो ये जो ह्यूमंस की अगर हम अपनी बात करें तो हम भी डिपेंड कर रहे होते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। अगर कम्प्लीटली नहीं तो पार्शली डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर हम ग्लोबल स्केल की बात करें, ऑन अ ग्लोबल स्केल फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू द वेलफेयर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ग्लोबल स्केल पे अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक अर्थ पे ज़िंदगी चलाने के लिए। जैसे कि फोटोसिंथेसिस हम कह रहे हैं कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ईच ईयर फोटोसिंथेसिस सिंथेसाइज 160 बिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर ईयर। अब हम हर साल अगर देखें तो ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है, हर साल अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो सिंथेसाइज करता है तकरीबन 160 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर ईयर, ठीक है। तो पर ईयर तकरीबन 160 बिलियन टन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये सिंथेसाइज करता है। तो आज के लेक्चर जो है हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, कार्बन मेटाबॉलिज्म इन क्लोरोप्लास्ट। तो अब हमने इसमें फैक्टर्स, पाथवे जो है वो तकरीबन सारे देख लिए। तो हमारा मेन जो था फोकस वो कैल्विन साइकिल पे था, उसके अलावा C3 साइकिल, C4 और कैम प्लांट पे था, ठीक है। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स जो हैं वो भी फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट करते हैं। अब उन फैक्टर्स में क्लोरोफिल है, लाइट इंटेंसिटी होती है, टेम्परेचर है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल हम कहते हैं कि पिगमेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट एंड अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वो जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और फिर हम कहते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस में उसकी ज़रूरत होती है। उसके अलावा अगर लाइट इंटेंसिटी की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड को टेम्परेचर की बात करें, तो लाइट इंटेंसिटी अगर इंक्रीज़ हो या कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो तो ये एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करते हैं और इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है। उसके अलावा जो है टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो फॉल है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही कम फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी कार्बन मेटाबॉलिज्म इन क्लोरोप्लास्ट की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपने इसको जो है ध्यान से देखना है कि C3 साइकिल और C4 और कैम प्लांट में क्या डिफरेंस है।